Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं some peculiar effects of rifle firearm injuries. So basically ये वाला जो टॉपिक है आपके नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स के बारे में बताऊंगी जो कि शायद आपने इससे पहले ना सुने हों, लेकिन आपके नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है, नेट के एग्ज़ाम में बेसिकली बहुत ही डिफरेंट टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी कुछ अजीब से टर्म्स होते हैं जो आपने पहले नहीं सुने हुए होते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में बेसिकली जो राइफल फायर आर्म इंजरीज़ की वजह से अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट कॉज होते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। एंड सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम किन किन एस्पेक्ट्स के बारे में, किन किन इफ़ेक्ट्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। सो बेसिकली जो राइफल फायर आर्म्स होते हैं उनसे जो इफ़ेक्ट्स कॉज होते हैं वो यहाँ पर सारे के सारे लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला है आपका बुलेट ब्रूज, देन बुलेट ग्रेज या फिर उसको हम बुलेट स्लैप भी कहते हैं। इसके अलावा सिंगल एंट्री वुंड एंड मल्टीपल एग्जिट वुंड, मल्टीपल एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड, single bullet recovered, entry wound present but no bullet or no exit wound, concealed firearm wounds, tandem or piggyback bullet effect, fragile bullet effect, ricochet bullet, Rayala Sima phenomena, सोविनर बुलेट, मैजिक बुलेट। ठीक है, सो इनके सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि ये क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपने रेयाला सीमा फिनोमिना है, तो ये शायद आपने इससे पहले ना सुना हो। सोविनर बुलेट, मैजिक बुलेट, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके अलावा मैं इन सभी के बारे में यहाँ पर सभी के बारे में एक एक करके सबको डिस्कस करा जाएगा, लेकिन जो रिकोचेट बुलेट है उसको इस वाले टॉपिक में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि रिकोचेट बुलेट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो इसको बताने में टाइम लगेगा। तो इसको पूरा बेसिक से बताना पड़ेगा कि रिकोचेट क्या होता है, देन रिकोचेट बुलेट क्या होता है। तो वो सारा एक एक करके हम पूरा एक सेपरेट वीडियो आएगा रिकोचेट बुलेट के बारे में, तो वहाँ पर उसको हम पूरा डिटेल में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाकी सारे के बारे में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन रिकोचेट बुलेट यहाँ पर कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या होता है इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले आपके सामने जो टर्म है वो है बुलेट ब्रूस। सो बुलेट ब्रूस क्या होता है? बेसिकली जो ब्रूस होता है वो एक तरह की इंजरी होती है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है इंजरीज़ का, तो उसका लिए इंजरीज़ का बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली बुलेट हेयर जस्ट हिट द स्किन ओनली एंड ड्रॉप्स डाउन टू द ग्राउंड विदाउट एनी पेनेट्रेशन और वुंड ऑफ एंट्री, प्रोड्यूसिंग अ ब्रूस अलोन एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी जो बुलेट है वो आपकी बुलेट जो है आपकी बॉडी में पेनिट्रेट नहीं करती है, या फिर अगर आपकी बॉडी मान लें, या फिर कोई अदर आप कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो वहाँ पर जो बुलेट रहती है वो सिर्फ आपकी बॉडी से टच करके जाती है, वो किसी भी तरह का आपका पेनिट्रेशन नहीं करती है। या फिर आपकी जो बुलेट है वो आपकी मतलब उसकी स्पीड इतना कम हो चुकी थी कि वो आपको बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पाई, तो उस वजह से जो बुलेट थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पीड से लगी एंड उसके बाद में वो नीचे वहीं पर गिर गई। ठीक है, वो उसने बुलेट की इतनी स्पीड नहीं थी कि वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी लिमिट को क्रॉस कर जाए। तो इस तरह से जो बुलेट्स होते हैं, तो ये जो रहता है उसको हम बोलते हैं बुलेट ब्रूस। इसमें क्या रहता है, आपके जो स्किन होती है, जो आपकी बॉडी रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक ब्रूस कॉज होता है। ब्रूस मतलब कि एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जब हिट इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं उनमें कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो होती है। तो उस वजह से वहाँ पर उसको बोलते हैं बुलेट ब्रू, मतलब उसको नॉर्मली ब्रूस बोलते हैं, एंड जब वो बुलेट की वजह से कॉज होती है तो उसको हम बोलते हैं बुलेट ब्रूस। ठीक है, सो जनरली सीन इन केस ऑफ सॉफ्ट नॉन जैकेटेड बुलेट दैट हैज़ been fired from generally a firearm which has its barrel worn out or if is eroded, and also in cases where in the ammunition evolved or is of say smaller size than the barrel of the gun. सो बेसिकली ये सारे जितनी भी सॉफ्ट या फिर नॉन जैकेटेड बुलेट्स होती हैं उस केस में ये बुलेट ब्रूस वाला फिनोमिना
हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो फायर आर्म्स होते हैं जिसमें जो बैरल होती है वो वॉर्न आउट होती है, इरोडेड होती है, या फिर जो उनकी जो एम्यूनिशन उसमें यूज़ किया जाता है वो स्मॉलर साइज़ का होता है उनके बैरल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इन सारे केसेस में बुलेट ब्रूस वाला हो सकता है। बेसिकली इसमें सॉफ्ट नॉन जैकेटेड जो बुलेट्स होते हैं उनके केसेस में जो बुलेट ब्रूस का फिनोमेना होता है वो जनरली देखा जाता है। सपोज़ ये आपकी बॉडी है, ये किसी कोई भी सरफेस है बॉडी का, यहाँ पर आपकी बुलेट की इतनी मतलब बुलेट ये आ रही थी एंड उसकी इतनी स्पीड नहीं थी कि वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी लिमिट को क्रॉस करके वो पेनिट्रेट कर जाए, इसीलिए वो काफ़ी वेलोसिटी से आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को हिट किया एंड उसके बाद में वो यहीं पर नीचे साइड में यहाँ पर वो बुलेट गिर जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर आपकी जो स्किन थी वहाँ पर एक ब्रूज कॉज हुआ, एक ब्रूज इंजरी कॉज हुई, उसको हम बोलते हैं बुलेट ब्रूज। ठीक है, सो इसका क्या रहता है, जो उसमें कलर चेंज होता है ब्रूज में, धीरे धीरे उसमें कलर चेंज होता है, ब्राउन मतलब रेड से फिर ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, अलग अलग तरह के कलर आपको चेंजेस में वेरिएशंस दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह से आपको टाइम सेंस इंजरी का क्लू मिल जाता है कि कितने टाइम पहले की वो इंजरी कॉज हुई होगी। ठीक है, तो इसमें कलर चेंजेस की हेल्प से आप टाइम सेंस इंजरी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड है वो है आपका बुलेट ग्रेज या फिर स्लैप। सो बुलेट ग्रेज एंड स्लैप में क्या रहता है, बुलेट जस्ट hits the skin only at an angle and goes off from the side without any penetration or wound of entry, producing an abrasion or a laceration depending on the thickness of the skin involved. Okay, सो बेसिकली इसमें क्या रहता है, जैसे कि आपकी सपोज़ ये कोई स्किन है, ये आपकी बॉडी है, यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी बुलेट आ रही थी वो सिर्फ आपकी बुलेट को साइड से टच करते हुए निकल गई। दैट मीन्स वो एक तरह से आपकी साइड से उसने टच किया, उसने पेनिट्रेशन नहीं किया, तो यहाँ पर आपका जो रहेगा वो एक लेसरेशन इंजरी कॉज होगी। जैसे कि ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो बुलेट थी वो सिर्फ साइड से पास होते हुए निकल गई, तो यहाँ पर जो इंजरी कॉज हुई है वो एक तरह से लेसरेशन इंजरी है। ठीक है, लेसरेशन या फिर इसको हम एबरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इंजरीज के बारे में अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता है तो इसके लिए भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बुलेट ग्रेज या फिर इसको हम बुलेट स्लैप भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड जो आपके सामने नेक्स्ट है, तो यहाँ पर है आपके सामने दो साथी मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर है आपका सिंगल एंट्री वुंड, मल्टीपल एग्जिट वुंड। तो यहाँ इसमें क्या रहता है कि मान लीजिए आपकी एक बुलेट इंटर करी आपकी बॉडी के अंदर, तो यहाँ से क्या हुआ, इस डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पर आपका एक एंट्री वुंड देखने को मिला, लेकिन जब आप इसका पोस्टमार्टम पूरी तरह से देखते हैं या फिर इसमें जो एग्जिट वुंड देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक साइड से एंट्री हुई है लेकिन जो एग्जिट हुई है वो कई सारी जगह से हुई है। तो ये क्यों होता है, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुलेट ने इंटर किया था एंड वो 3 जगह से वो एग्जिट हो रही है। तो ये जो रहता है ये बेसिकली इस वजह से होता है कि आपकी जो बुलेट ने एंटर किया था तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी अंदर जो आपकी बोन्स थी उसमें टकराने की वजह से उसमें कुछ पार्ट्स हो गए, तो जिस वजह से उसने अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल किया एंड वो अलग अलग एग्जिट वुंड हो जाएंगे। इसके अलावा क्या रहता है, कई बार जो आपकी बुलेट होती है वो बुलेट आपकी फ्रेजाइल बुलेट्स होती हैं, तो वो आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद में एक्सप्लोड कर जाती हैं। तो एक्सप्लोड करने की वजह से क्या रहता है, जो बुलेट होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती हैं एंड वो सभी अलग अलग जगह से आपके बॉडी से एग्जिट करती हैं। ठीक है, तो ये सारे कभी कभी हो जाते हैं एंड बुलेट में जो कुछ जो आपकी एक्सप्लोड करती हैं तो उनके बारे में जो बुलेट के टाइप्स होते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बहुत ही डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो बुलेट्स होती हैं वो किस किस टाइप्स की होती हैं, या फिर उसमें जो एक्सप्लोजन होता है तो किस किस टाइप्स की बुलेट में एक्सप्लोजन होता है, वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया था और उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो वहाँ से आप वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या रहता है, बस आपकी एक बुलेट ने इंटर किया, किसी वजह से उसने एक्सप्लोड किया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई एंड वो बाहर निकली बहुत सारे अलग अलग जगह से। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से होता है सिंगल एंट्री वुंड एंड मल्टीपल एग्जिट वुंड्स। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें क्या है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट वुंड विद अ सिंगल बुलेट रिकवर्ड। सिर्फ एक ही बुलेट रिकवर हुई है लेकिन आप बॉडी में देखेंगे तो वहाँ पर कई सारे एग्जिट वुंड हैं, कई सारे एंट्री वुंड हैं। तो ये क्यों रहता है, जैसे कि आप इस वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक
बुलेट इंटर करी एंड यहाँ पर जो इंडिविजुअल था वो कुछ इस तरह से बैठा हुआ था, या फिर आप किसी भी तरह से सपोज़ कर सकते हैं। तो जब बुलेट ने यहाँ से इंटर किया तो यहाँ से इंटर करने के बाद में बाहर निकली, फिर आपके हैंड में इंटर करी, फिर वहाँ से बाहर निकल के फिर आपकी लेग में गई, एंड इस तरह से आपको कई सारे एंट्री एंड एग्जिट वुंड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो रहता है अलग डिपेंड करता है कि बुलेट की स्पीड कितनी ज़्यादा थी, कितना पास या कितना दूर से फायरिंग करी गई थी। इसके अलावा जो आपका जो भी इंडिविजुअल था तो वो किस पोजीशन में बैठा था, ताकि आपकी जो बुलेट निकली वो बार बार आपकी बॉडी में इंटर एंड एग्जिट करी हुई है। ठीक है, तो ये रहता है आपका मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट वुंड विद अ सिंगल बुलेट रिकवर्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा अभी हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पर है वो है आपके सामने एंट्री वुंड प्रेजेंट बट नो बुलेट और नो एक्सिट वुंड। तो इसमें क्या है, आपकी एंट्री वुंड तो प्रेजेंट है, लेकिन जो आपकी बुलेट है वो आपके प्रेजेंट नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्जिट वुंड नहीं है। सो इसमें क्या रहता है, सपोज़ कोई बॉडी है, वो बॉडी आपकी, उस बॉडी में आपकी जो बुलेट थी वो इंटर करी, इंटर करने के बाद में क्या हुआ, उसकी इतनी स्पीड नहीं थी कि वो आपकी जो बॉडी थी उसको वापस से क्रॉस करके बाहर निकल सकी। ठीक है, तो उस वजह से उसमें उस केस में किसी भी तरह का कोई भी एग्जिट वुंड देखने को नहीं मिलेगा, ड्यू टू जो आपकी बुलेट थी उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, या फिर कह सकते हैं कि वो आपके किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर फंस गई, या फिर आपकी बोन में मतलब बोन के बीच में दब गई, रह गई। तो इस वजह से आपकी एंट्री वुंड प्रेजेंट है लेकिन एग्जिट वुंड हो सकता है वो प्रेजेंट ना हो, या फिर नो बुलेट, तो आप उसमें देखेंगे प्रॉपरली तो अंदर किसी न किसी आपके बॉडी ऑर्गन में वो आपको फंसी हुई मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंट्री वुंड। इसके बाद में अगर हम बात करें कंसील्ड फायर आर्म वुंड, तो कंसील्ड फायर आर्म वुंड क्या होता है, एट टाइम्स ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड ऑफ एंट्री अ लार्ज ब्लड क्लॉट में कवर द वुंड ऑफ एंट्री and conceal it till the clot is washed off. Hence, it is essential that the actual site of bleeding is meticulously identified in all bodies in whom exsanguinations appear to be the cause of death. So, इसमें क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा जैसे कि जब बुलेट ने इंटर किया तो उस जगह पर क्या हुआ, वुंड ऑफ एंट्री पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग होने की वजह से वहाँ पर एक लार्ज ब्लड क्लॉट बन गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, फिर धीरे धीरे वहाँ पे क्लॉट बन गया, एंड क्लॉट ने क्या किया, वो जो एंट्री वुंड था उसको कंसील कर दिया, मतलब उसको छुपा दिया। तो वहाँ पर वो फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पर ये किसी तरह का कोई एंट्री वुंड रहा होगा। ठीक है, तो जब आप उस जो क्लॉथ था उसको जब आप वॉश करेंगे, उसको जब आप रिमूव करेंगे, तब वहाँ पर आपको एक फायर आर्म वुंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कंसील्ड फायर आर्म वुंड, जहाँ पर हैवी ब्लीडिंग की वजह से एक क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसे ऊपर से देखने से पता नहीं चल पाता है। उसके लिए आप जब उस क्लॉट को रिमूव करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कंसील्ड फायर आर्म वुंड था। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट है वो है टेंडम एंड पिगी बुलेट इफेक्ट। सो टेंडम बुलेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है टाइप्स ऑफ बुलेट वाले पार्ट में, एंड इसके अलावा जो फ्रेजाइल बुलेट है तो वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वहाँ पर आप जाके इन दोनों की जो बेसिक चीज़ें थी वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी अगर इनके इफ़ेक्ट की बात करें, so this is particularly of importance if an inferior old unused firearm is discharged without prior proper cleaning of its barrel. Here possibility is there that the bullet fired earlier might not have been ejected from the barrel but remained lodged in the barrel itself and is just carried away in the course of a second discharge of the firearm along with the bullet fired afresh. Both get lodged together into the wound of entry, arranged exactly one behind the other in a row. सो इसमें क्या रहता है, टैंडम बुलेट्स में क्या रहता है, पिगी बैक बुलेट इफेक्ट में क्या होता है, आपने बहुत टाइम से आपकी जो फायर आर्म थी उसको यूज़ नहीं किया, उसकी बैरल को आपने प्रॉपरली क्लीन नहीं किया एंड आपने उसको डायरेक्टली फायर कर दिया। तो कई बार क्या रहता है, जब आप फायरिंग करते हैं तो बुलेट किसी वजह से कोई भी वजह हो सकती है, इस वजह से आपकी जो बुलेट थी वो आपकी बैरल के बाहर नहीं निकली के केस में क्या हुआ, वो बुलेट आपकी बैरल में फंसी रही। इससे क्या होता है, जब आप सेकेंड फायरिंग करते हैं तो सेकेंड फायरिंग में क्या होता है, जो बुलेट थी, तो जो पहले वाली बुलेट थी एंड जो अभी आपने फायरिंग करी है वो दोनों ही बुलेट आपकी ट्रैवल करेंगी एंड वो जो भी आपका टारगेट रहेगा उसमें सीक्वेंस से, मतलब एक पूरी सीरीज़ में दोनों की दोनों बुलेट इंटर करेंगी।
तो इस केस में क्या रहता है, आपके एक एंट्री वुंड होगा एंड उसमें आप देखेंगे जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर आपको 2 बुलेट देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिकली इसी वजह से होता है कि आपकी जो पहले वाली एक बुलेट थी जो कि आपने फायरिंग करी थी लेकिन आपके बैरल से बाहर नहीं निकली थी, वो आपकी जब सेकेंड फायरिंग हुई तो दोनों ने साथ में ट्रैवल किया। तो इस वजह से जो भी आपका टारगेट रहता है उसमें सिंगल एग्जिट वुंड एंड 2 बुलेट्स देखने को मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं टेंडम इफेक्ट। ठीक है, इस केस में क्या रहता है, कभी कभी रहता है कि आपकी एक ही एंट्री वुंड हो, 2 बुलेट्स रहें, लेकिन कई बार क्या रहता है दोनों अलग अलग एंट्री वुंड भी कॉज कर सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितनी डिस्टेंस थी, उसके अलावा बीच में कोई डिफ्लेक्शन ना आया हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेंडम बुलेट इफेक्ट। फिर अगर हम फ्रेजाइल बुलेट की बात करें तो इट इज़ एन इन्फीरियर बुलेट विच ऑन पेनिट्रेटिंग इनटू द बॉडी गेट्स ब्रोकन अप इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड प्रोड्यूसेस सीवियर इंजरीज बाय ईच फ्रेगमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए, तो वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। दीज दे आर मोस्टली मेड ऑफ लेड और आयरन, जनरली ये लेड या फिर आयरन के बने हुए होते हैं जो कि बाद में मतलब अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर जाते हैं। रिकवरी एंड मैचिंग विद अ टेस्ट बुलेट इज़ डिफ़िकल्ट होता है, इनको मैच करना बाद में रिकवर करके। Then, when a fragile bullet impacts a solid surface such as steel plate or backstop, complete fragmentation occurs with a bullet disintegrating in small pieces। ठीक है, तो ये रहता है आपका फ्रेजाइल बुलेट इफेक्ट के बारे में। सिंपली कुछ नहीं होता है, एक बुलेट होती है वो आपके किसी भी टारगेट किसी बोन से या किसी चीज़ से टकराने की वजह से अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर जाती है एंड वो जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर डैमेज कॉज करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फ्रेजाइल बुलेट इफेक्ट। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो है वो है रेयाला सीमा फिनोमिना। तो ये फिनोमिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या रहता है, अ विक्टिम वॉज फर्स्ट किल्ड बाई स्टैब इंजरी एंड देन टू मिसलीड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द क्रिमिनल स्टब्ड द स्टैब वुंड विद अ बुलेट मैनुअली। सो इसमें क्या रहता है, जो आपका जो भी कल्प्रिट था उसने विक्टिम की डेथ करी स्टैब इंजरी से, मतलब नाइफ से स्टैब इंजरी करते हुए उसकी डेथ करी। उसके बाद में उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिसलीड करने के लिए उसने स्टैब वुंड में, जो स्टैब वुंड था उसी वुंड में उसने बुलेट को मैनुअली इंटर करा दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये पहले स्टैब वुंड किया, ये स्टैब वुंड कॉज हुआ यहाँ पर नाइफ की वजह से स्टैब वुंड किया, इसके बाद में इस वुंड में ही एक बुलेट को इंटर करा दिया मैनुअली। इसको हम बोलते हैं रेयाला सीमा फिनोमिना। ये क्या रहता है, दिस वॉज अनरिवील्ड ओनली आफ्टर मेटिकुलसली ऑटोप्सी एग्जामिनेशन। सो इसको आइडेंटिफाई तब किया जा सकता है जब आप इसको प्रॉपरली एग्जामिन करते हैं, इसकी प्रॉपरली ऑटोप्सी करी जाती है, उसके बाद में आपको पता चल जाता है कि ये आपकी रेयाला सीमा फिनोमिना, दैट मीन्स आपका नाइफ से पहले स्टैब करने के बाद में आपका बुलेट को इसमें इंटर कराया गया है। तो इसको रेयाला सीमा फिनोमिना क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट था रेयाला सीमा, तो वहाँ पर इस तरह की मतलब इस तरह का कुछ किया गया था, कोई क्राइम किया गया था, तो उस वजह से उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसका नाम दे दिया गया रेयाला सीमा फिनोमिना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है आपके नेट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर जो आपके सामने नेक्स्ट है वो है मैजिक बुलेट, सॉरी सोविनर बुलेट। सो सोविनर बुलेट क्या होता है, इफ़ अ बुलेट इज प्रेजेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द बॉडी देयर विल बी नो फ्रेश ब्लीडिंग इन द सराउंडिंग एरिया, अ डेंस फाइब्रस टिश्यू कैप्सूल यूजुअली सराउंड इट। इसमें क्या रहता है, जैसे कि एक बुलेट है उसने बॉडी में इंटर किया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा उसमें फ्रेश ब्लीडिंग जो थी उसमें किसी तरह की कोई भी फ्रेश ब्लीडिंग नहीं दिखेगा उसके सराउंडिंग एरिया में, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है तो वो क्लॉटिंग हो चुकी होगी। उसके अलावा जो आपकी बुलेट थी उसके सराउंडिंग्स में एक डेंस फाइब्रस टिश्यू का कैप्सूल डेवलप कर जाता है, धीरे धीरे काफ़ी जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसके सराउंडिंग्स में डेंस फाइब्रस कैप्सूल डेवलप कर जाता है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक स्मॉल स्कार इंडिकेट करता है ओरिजिनल एंट्रेंस वुंड को। जो ओरिजिनल एंट्रेंस वुंड होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, बहुत छोटा सा स्मॉल स्कार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्किन पे, उसकी हेल्प से आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ फ्रेश ब्लीडिंग इन द विसिनिटी एंड इनएबिलिटी टू लोकेट द रीसेंट ट्रैक फ्रॉम साइट ऑफ लॉजमेंट ऑफ बुलेट टू वुंड ऑफ एंट्री कन्फर्म्स लॉन्ग प्रेजेंस ऑफ बुलेट इनसाइड द बॉडी। सो इसमें क्या रहता है, आपको जहाँ पर भी अब काफ़ी टाइम से फ्रेश ब्लीडिंग ना दिख रही हो
इसके अलावा आप जो ट्रैक है उसको लोकेट ना कर पा रहे हों एंड वहाँ पर आपको एक स्मॉल स्कार दिख रहा है वुंड ऑफ इंट्री के जैसा, तो वहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो बुलेट है वो बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम से प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे कि बुलेट काफ़ी ज़्यादा टाइम से आपकी बॉडी के अंदर रहेगी तो वो लेड पॉइजनिंग भी कॉज करेगी। सो लेड पॉइजनिंग में अकर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लेड फ्रॉम लेड बुलेट्स रिमेनिंग इन अ बॉडी एंड साइनोवियल फ्लूइड इज केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग लेड। सो आपकी बॉडी में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो आपकी जो लेड रहता है उसको डिजॉल्व करने के लिए यूज़फुल रहता है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके नेट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सोविनर बुलेट क्या रहती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोविनर बुलेट्स वो बुलेट्स होती हैं जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइम से बुलेट रेजिस्ट कर रही हो, वहाँ पे रह रही, मतलब वहाँ पे हो आपकी बॉडी में, उसकी सराउंडिंग्स में किसी भी तरह का कोई भी आपको फ्रेश ब्लीडिंग नहीं नज़र आएगी, स्मॉल स्कार मिलेगा जिसकी हेल्प से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा उसके जो बुलेट रहेगी उसके सराउंडिंग्स में आपको फाइब्रस टिश्यू, डेंस फाइब्रस टिश्यू का कैप्सूल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहता है आपका सोविनर बुलेट का फिनोमेना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है आपका मैजिक बुलेट। तो बेसिकली मैजिक बुलेट क्या होता है, ये टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैजिक बुलेट को हम कैनेडी फिनोमेना भी कहते हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कैनेडी केस का, जॉन एफ कैनेडी का जो केस हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, जहाँ तक आपने उसको पढ़ा होगा, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो मैजिक बुलेट बेसिकली क्या रहता है, एक सिंगल बुलेट थ्योरी है called the magic bullet theory, single bullet theory called the magic bullet theory by critics was introduced by Warren Commission to explain how 3 shots made by Lee Harvey Oswald resulted in the assassination of US President John F. Kennedy। जॉन एफ कैनेडी जो कि आपके यूएस के प्रेसिडेंट थे उनका असैसिनेशन हुआ था एंड इनको किल करने के लिए जो आपके ये जो ली हार्वे ऑसवेल्ड थे, इन्होंने फायरिंग करी थी, एक ही बुलेट से फायरिंग करी गई थी। एंड इसमें क्या हुआ था, ये बेसिकली इतना फेमस क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिंगल बुलेट थ्योरी 1 इंच लॉन्ग copper jacketed lead core 6.5 millimeter rifle bullet fired from the 6th floor of the Texas School Book Depository passed through President John F. Kennedy neck, Governor Connolly's chest and wrist and embedded itself in the governor's thigh। So ये सिर्फ एक बुलेट थी जो कि आपके जो प्रेसिडेंट थे उनकी नेक में हिट करी, नेक से निकलने के बाद में जो गवर्नर थे उनके चेस्ट में हिट करी, रिस्ट में हिट करी एंड एम्बेडेड हो गई इटसेल्फ इन द गवर्नर्स थाई। ठीक है, तो जॉन एफ कैनेडी की नेक में गई वही बुलेट आपकी गवर्नर के चेस्ट में गई, देन रिस्ट में गई, इसके अलावा बाद में उनकी जो थाई थी वहाँ पर जाकर एम्बेड हो गई। तो ये सिर्फ एक बुलेट थी और एक बुलेट की वजह से इतना ज़्यादा डैमेज कॉज हुआ, एक बुलेट से दो लोगों की डेथ हुई। ठीक है, मतलब डेथ नहीं हुई, डेथ तो सिर्फ जॉन एफ कैनेडी की हुई थी, जो गवर्नर थे उनके शायद स्ट्रेचर पे आ गए थे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डैमेज कॉज हुआ था सिर्फ एक बुलेट की वजह से। तो इसी वजह से इस बुलेट को हम बोलते हैं मैजिक बुलेट एंड इस फिनोमिना को बोलते हैं कैनेडी फिनोमिना, क्योंकि यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन करने के लिए ऐसा कुछ किया गया था। एंड इसमें जो बुलेट थी वो 1 इंच लॉन्ग कॉपर जैकेटेड बुलेट थी, लेड कोर था इसका 6.5 मिलीमीटर राइफल्ड बुलेट थी। ठीक है, तो और वो भी 6th फ्लोर की हाइट से इसको फायर किया गया था, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि उसने इतना सारा डैमेज को कॉज किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताए हैं मैजिक बुलेट के बारे में। इसके बाद में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कैनेडी फिनोमेना के बारे में, तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में मैं बताऊंगी कि इस केस में क्या हुआ था। इसके अलावा इसने ये जो बुलेट थी वो कितनी लेयर्स को, कितने क्लॉथ के लेयर्स को, कितनी आपके स्किन के लेयर्स को इसने क्रॉस किया था। तो वो सारा का सारा मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो लेंदी हो जा रहा था, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ पर मैं पूरा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो ये रहता है आपका मैजिक बुलेट एंड यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।
मैंने सारे के सारे जितने भी पिक्यूलियर इफेक्ट्स रहते हैं आपके राइफल फायर आर्म इंजरीज़ की वजह से, एंड जितने भी आपके नेट के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही समझ में भी आई होंगी। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा और कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी उसको बनाने की। एंड अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से दे दूँगी। एंड फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पर मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डालूंगी। वो आपके दिसंबर 2019 एंड 2018 दोनों के ही क्वेश्चंस होंगे। वो सारे के सारे आपके पेपर के क्वेश्चंस होंगे, तो उनको ज़रूर से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वाला वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।